हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज क्लास 11 का थर्मोडायनामिक्स के कुछ टॉपिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड इंटरनल एनर्जी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। कॉपी निकालो, पेन निकालो। सेमेस्टर 2 ऑफ योर सिलेबस, कम ऑन। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज, प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास था, थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर सारे एक्सप्लेन किए हुए थे। आप उस वीडियो को दोबारा से देखो, जिनका नहीं देखा हुआ है पहले पार्ट 1 कंप्लीट करो एंड देन कम टू दिस पार्ट, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेन क्लास है थर्मोडायनामिक्स का, बेसिक चीज समझाई हुई है। तो हम सबसे पहले आज समझेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू और ई, या तो यू या ई। एनसीईआरटी के बुक में आपको यू से मिलेगा, बट कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ई भी डिनोट किया हुआ है। तो आइदर यू और ई। अगर कभी कंफ्यूजन रहेगा तो आपको नीचे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा वेयर ई इज इंटरनल एनर्जी और वेयर यू इज इंटरनल एनर्जी। तो नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो एक सिस्टम की टोटल एनर्जी, एक सिस्टम के भीतर टोटल एनर्जी क्या हो सकती है? मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, एटॉमिक एनर्जी हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है। तो ऑल एनर्जीज अगर मैं ऐड करूं तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी बनती है, ठीक है। बट अगर इसका मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जानूं तो ध्यान से सुनो क्या है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड। हीट अब्सॉर्ब और हीट इवॉल्व, कौन? सिस्टम जितना अब्सॉर्ब किया या जितना इवॉल्व किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो हीट अब्सॉर्ब और हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन समझ आया। तो अगर हीट का बात करूं Q, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम उसको बोल देंगे इंटरनल एनर्जी, यानी U या फिर E। इसका डेफिनेशन हीट एब्सॉर्ब या हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें सिस्टम डज नॉट डिपेंड सिस्टम डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, पूरा मैटर पे डिपेंड कर रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रीवियस पार्ट में समझाया गया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज होती रहती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के साथ। अगर मैं एक रूम को आधा कर दूं तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं उस रूम को 4 गुना में डिवाइड कर दूं तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है कितना मैटर है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन थर्मोडायनामिक की हर एक क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव। नेक्स्ट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इट हैज फॉलोड। तो इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है उस पर कंसर्न है। ये पूरा पाथ क्या फॉलो किया उस पर कोई मैटर नहीं रखता। लास्ट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी इंटरनल एनर्जी अगर फंक्शन ऑफ मैं लिखूं, टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पे अगर डिपेंड करता है, तो अगर मैं बोल दूं आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या जीरो होता है? डेल्टा टी जीरो, यानी टेम्परेचर का जो चेंज है वो जीरो। अगर टेम्परेचर बदला ही नहीं तो बाबू इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगा, डेल्टा यू भी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, इंटरनल एनर्जी भी जीरो। ये पॉइंट आपका क्लियर रहे, फर्स्ट लॉ में काम आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो, यानी टी रिमेन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, यानी डेल्टा यू भी क्या होगा? जीरो, यानी यू रिमेनिंग कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी फिक्स रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ में काम आने वाले। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट तो बहुत इजी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
एक सिस्टम के भीतर एनर्जी हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, उतनी ही रहेगी सिस्टम की एनर्जी। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो थोड़ा समझने वाला है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बोल रहा है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द हीट, डब्ल्यू इज वर्क डन। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट, डब्ल्यू वर्क डन। कैसे आए? अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मैं मान लेती हूँ U1 है। ये एक सिस्टम है, उसका इंटरनल एनर्जी मैं मान लेती हूँ U1। ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, तो हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? प्लस क्यू, हीट एब्जॉर्ब किया तो होगा U1 प्लस क्यू, हीट एब्जॉर्ब किया। अब जैसे हीट एब्जॉर्ब किया, नेक्स्ट मैं बोलूं ये सिस्टम कुछ वर्क डन किया ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया। अगर सिस्टम पे काम किया तो U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हुआ। U1 हीट एब्जॉर्ब किया प्लस क्यू ऑन द सिस्टम पे वर्क डन हुआ, तो U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी मैं बोल सकती हूँ U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, इतना कुछ जो हुआ, इनिशियल एनर्जी ये थी, उस पर हीट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ वर्क डन हुआ, इतना कुछ होने से उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, U2 बन गया। तो मैं बोल सकती हूँ Q प्लस डब्ल्यू मेरा क्या होगा? U2 माइनस U1, यानी Q प्लस डब्ल्यू क्या होगा? डेल्टा U, यानी डेल्टा U क्या आएगा? Q प्लस डब्ल्यू आ गया मेरा फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। U1 मेरा इनिशियल था, हीट एब्जॉर्ब किया प्लस Q, वर्क डन सिस्टम पे हुआ प्लस W, यानी मेरा टोटल ये बना, यानी नया इंटरनल एनर्जी हो गया U2। तो Q प्लस डब्ल्यू क्या होगा? U2 माइनस U1, तो ये आ गया। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, पहले देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो बात को क्या है। ले लिया? अब यहां पे समझाती हूँ। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स डेल्टा T जीरो। अगर डेल्टा T जीरो है, डेल्टा T जीरो है, तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी जीरो होगा? इफ डेल्टा T is zero, then del U equals to zero, because temperature remaining constant, internal energy will remain constant, internal energy change नहीं होगा, तो del U जीरो, क्योंकि अभी पढ़ाया था कि internal energy depends upon temperature, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से del T जीरो तो del U जीरो, देन वो क्या बन जाएगा? del U जीरो होगा तो जीरो इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, यानी Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो फर्स्ट लॉ ऐसा बन जाएगा, फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा? जीरो, फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा? ये तो जीरो हो गया आइसोथर्मल की वजह से, जीरो इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, जीरो पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा? Q प्लस डब्ल्यू, यानी Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इज इट क्लियर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हुआ? अब एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है। तो इसमें अगर मैं Q जीरो पुट करूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, यहां Q जीरो हुआ तो del U इज इक्वल्स टू जीरो प्लस डब्ल्यू, यानी del U का जो वैल्यू आएगा वही W का आएगा। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q जीरो पुट करने से del U इज इक्वल्स टू W आएगा, यानी इंटरनल एनर्जी में जो जो चेंज आएगा वही वर्क डन रहेगा। क्लियर? थर्ड, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है यानी del V जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो। अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है, वॉल्यूम चेंज अगर जीरो है तो मैं बोल सकती हूँ वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बात सुनो, अगर del V जीरो तो वर्क डन Q जीरो, अगर del V जीरो तो वर्क डन Q जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो, वर्क डन जीरो, बिकॉज वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, पढ़े है ना? वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस,
माइनस पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, तो अगर वर्क डन पर जीरो पुट करोगे तो डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस जीरो, यानी डेल यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू। तो ये किसकी में आया, आइसोकोरिक में आया। ये 1, ये 2 एडियाबेटिक और ये 3 आइसोकोरिक। अब लास्ट फोर्थ, अगर वैक्यूम और इवैक्यूएटेड सिस्टम है, यानी सारी हवा बाहर निकाली हुई है, अगर सारी हवा बाहर निकाली हुई है तो वहां का प्रेशर जीरो आएगा। अगर प्रेशर जीरो है तो वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी, और वहां पे हीट चेंज भी जीरो होगा क्योंकि बिल्कुल वैक्यूम है, नो एयर, हीट एनर्जी एक्सचेंज जीरो, इवैक्यूएटेड सिस्टम है। तो Q जीरो, अगर Q जीरो है, W जीरो है, तो डेल यू क्या आएगा, जीरो, यानी ऑल थिंग विल बिकम जीरो इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो ये है फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन, और ये चारों इंपॉर्टेंट क्योंकि सम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज दिस, अमाउंट ऑफ वर्क done by the system is this 400 joule and heat absorbed by the system is this, find internal energy या find कुछ और। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप लोग देख लो कि कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आज की क्लास वहीं तक ही। मैं इसके पहले एक स्लाइड इंसर्ट करके आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट एक ये करवाना चाहती हूँ, एक सम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें बोल दिया वॉल्यूम expands 2 लीटर to 10 लीटर, ठीक है, with external pressure 1 atm and find del u q w for this system। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मैं अगर इसका आंसर बनाने जाऊं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी आंसर गिवन। अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल दूं तो डेल टी जीरो, वॉल्यूम एक्सपेंड्स यानी V1 2 लीटर, V2 10 लीटर, प्रेशर 1 atm। तो मैं वर्क डन बोल सकती हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी, आइसोथर्मल रिवर्स एक्सपेंशन। अगर ये है तो वर्क डन कितना आएगा, माइनस पी यानी 1 atm, V2 माइनस V1 10 माइनस 2 लीटर यानी 8। वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 तो इनिशियल था और 10 फाइनल हुआ, V2 माइनस V1 एक्सपैंड हुआ, तो -8 लीटर एटीएम इसका वर्क डन आया। हम लीटर एटीएम में नहीं रखते, जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए बाबू किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, वर्क डन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा इतना जूल में। ठीक है, अगर वर्क डन आ गया मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, 101.325 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, 20 2 कैरी, 8 3 जा 24, 6 2 कैरी, 2 कैरी 0 1 कैरी 9 8, 890.60। तो इसका आंसर आएगा -890.600 जूल। ये इसका वर्क डन आया। अब आइसोथर्मल अगर आप बोल दिया डेल्टा टी जीरो है, अगर डेल्टा टी जीरो है, अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े इंटरनल एनर्जी जीरो कब होता है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें मेरे पास डेल यू है, क्यू और क्यू पूछा है, डेल यू कितना है 0,
Q मुझे निकालना है, W कितना है -890.6, क्लियर। तो उधर चले जाओ, 890.6 इज इक्वल्स टू Q, तो आ गया आंसर Q का, क्लियर। तो मेरा ये पूरा का पूरा आंसर आ गया। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट लॉ क्वेश्चंस। अब आप कुछ क्वेश्चंस करो, जो कॉपी में करवाएं वो परफॉर्म करके देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। आज की वीडियो हम यहीं पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ो, ये वाला पार्ट पढ़ो, आगे और हम वीडियोस डालेंगे। कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड क्या और वीडियोस चाहिए बताते रहिए। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more and more videos. Bye bye.